सो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JOA वॉरियर्स। सो एज यू नो कि अपने इस चैनल पर हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट जो कि क्विक रिवीजन सीरीज़ का एक हिस्सा है। और आज इसी मॉक टेस्ट सीरीज़ का हम 7वां मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका कि बेस रहता है हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम, जैसे कि पोस्ट कोड 817, 903, 939, 1000, और स्पेशली फोकस किया गया है 939 और 1000 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से जो है वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। अभी हमने रिसेंटली एक मॉक टेस्ट 6 हमने जो है वो अपने चैनल के ऊपर डाला था, जहाँ पर कि हमने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपलेस्ट वे में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको डिफाइन किया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखा है या वो मॉक टेस्ट जाकर नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उस मॉक टेस्ट को जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको वो मॉक टेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं या फिर प्रॉमिस या फिर मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि उससे सरल भाषा में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के बारे में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूं आपको। तो विदाउट फर्दर डिले आज हम अपना मॉक टेस्ट नंबर 7 जो है वो डिस्कस करते हैं। MCQ के साथ साथ इसमें एक्सप्लेनेशन भी आपको देखने को मिलेगी, परंतु एक्सप्लेनेशन को हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही लिया गया है, क्योंकि वीडियोस काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और जो है वो एस्पिरेंट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो MCQ भी हैं और रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले करते हैं अपने मॉक टेस्ट को शुरू। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन कि मशीन लैंग्वेज इज, जो आपकी मशीन लैंग्वेज है वो क्या है? डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, मशीन डिपेंडेंट, एरर प्रोन, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, अगर आपने प्रीवियस कुछ एग्जाम देखे हों तो आपको वहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिले और काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपकी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, या फिर आपकी कॉमन सेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 से 4 क्वेश्चन आपको इस तरीके के देखने को मिलते हैं और फिर लोग बोलते हैं कि यार सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, मशीन लैंग्वेज किसे कहा जाता है? मशीन लैंग्वेज हमारी वो लैंग्वेज होती है जो कि हमारी मशीन, कंप्यूटर के संदर्भ में मशीन कहा जाएगा भैया कंप्यूटर को। तो ऐसी लैंग्वेज जो हमारा कंप्यूटर या CPU अंडरस्टैंड कर रहा है उसे मशीन लैंग्वेज कहेंगे। अब इन्हें किस फॉर्म में लिखा जाता है? देखिए, इन्हें जो है वो डिजिटल वे में लिखा जाता है, 0101, और इस वे में इन्हें लिखा जाता है। अब अगर इस लैंग्वेज को हमारे लिए समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। और ये बेसिकली मशीन डिपेंडेंट भी रहेगी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज या फिर जो टेक्स्ट होता है, आपके इस प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनको इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए मशीन्स का उपयोग किया जाता है, चाहे वो आपका फिर सॉफ्टवेयर हो या फिर हार्डवेयर हो, ठीक है। तो उनके ऊपर ये डिपेंडेंट रहती है मशीनें। तो ये डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम होती नहीं, प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं ये। उसके साथ ही एरर प्रोन भी होती हैं, क्योंकि अगर इसमें कुछ एरर आ जाए तो हमें फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि भाई एरर कहाँ आया है। अब सपोज़ कीजिए, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ या अपने चैनल का नाम लिखता हूँ JOA वॉरियर इंग्लिश में, तो उससे जो है वो अगर उसमें कहीं एरर आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक आ जाती है, तो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमें पता है कि भैया JOA की स्पेलिंग में JOA आएगा। परंतु अगर मैं JOA को सपोज कीजिए 01 और 01 की फॉर्म में लिखता हूँ, तो यहाँ पर जो है अगर मैंने गलत लिखा तो इसे जो है वो फाइंड आउट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम भी होती है, क्योंकि इसे प्रोग्राम करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। मशीन डिपेंडेंट भी होती है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में इसे ट्रांसफर करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। और एरर प्रोन भी होती है, क्योंकि जो है इसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है जी। अब आप मेरे क्वेश्चन का जवाब बताइए कि अगर हमने असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना हो तो हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज, जो हमारा IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये क्या है? अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, fabricated on a tiny silicon chip. Option number 3, much closer than the single transistor. And option number D, an integrating device. इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीधा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप, ठीक है जी। जो आपका IC होता है वो उसे सिलिकॉन चिप के नाम से भी जाना जाता है, और कंप्यूटर जगत में या किसी भी प्रकार की
आजकल जहाँ पर भी प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जा रहा है उसके संदर्भ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है। तो चलिए आइए अब हम जान लेते हैं कि आखिर भैया इंटीग्रेटेड सर्किट हमारे होते क्या हैं। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन रही। एन इंटीग्रेटेड सर्किट समटाइम्स कॉल्ड चिप और माइक्रो चिप। यहां से क्वेश्चन भाई देखने को मिलता है कि क्या है, ये चिप भी है और माइक्रो चिप भी है। ठीक है जी, इसे चिप भी कहा जा सकता है और इसे जो है वो माइक्रो चिप भी आपका कहा जा सकता है। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, हालांकि ऑप्शंस जो होते हैं उनको इस तरीके से रखा जाता है कि भाई आपका जो है वो एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाए। अब ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिल सकता है कि भैया इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, तो वहाँ पर आपको चिप और माइक्रो चिप दोनों आपको आंसर इसके देखने को मिल सकते हैं। एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाएगा, अभी चिप कहा जाए या माइक्रो चिप, तो ये आपके दोनों होते हैं, चिप भी और माइक्रो चिप। और ये क्या होता है, इज अ सेमी कंडक्टर वेफर ऑन विच थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ टाइनी रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर आर फैब्रिकेटेड। तो इस तरीके का आपका जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, सेमी कंडक्टर होता है ये, और इसके ऊपर क्या होता है कि थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ क्या फिक्स होते हैं, रजिस्टर फिक्स होगा, कैपेसिटर फिक्स होगा और ट्रांजिस्टर जो होता है उन्हें फिक्स किया जाता है कि ठीक है जी, ये एक प्लेटफॉर्म होता है हमारा इस तरीके का, और इसके ऊपर जो है वो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और आपके जो है वो रजिस्टर होगा, उन्हें फिक्स किया जाएगा। और उसे फिक्स किए हुए पूरे सर्किट को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, जो हमने यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है। ठीक है जी, उसके साथ नेक्स्ट इसके एक्सप्रेशन के ऊपर चलते हैं कि द इंटीग्रेटेड सर्किट इज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी। देखिए, अगर आपने इन्वेंटर्स और फाउंडर्स की अभी तक वीडियो नहीं देखी गई है तो चैनल के ऊपर जाइए, फर्स्ट वीडियो हमने उसी की अपलोड की थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम से लगातार 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं हमें यहां से देखने को मिले हैं। तो अगर इनके फाउंडर की बात की जाए तो भैया जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉइज इसके फाउंडर हैं। ऑप्शन में अगर हम देंगे, अगर क्वेश्चन को या क्वेश्चन पेपर को एग्जाम को जो है वो इजी से मॉडरेट बनाना है तो जैक किल्बी या फिर रॉबर्ट नॉइज में से एक ही आपको देंगे। ठीक है जी, मोस्टली चांसेस हैं कि आपको रॉबर्ट नॉइज की जगह जैक किल्बी जो है वो देखने को मिले। कौन सी जनरेशन में भैया आया था हमारा, तो थर्ड जनरेशन में हमें हमारा जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट देखने को मिला था। देखिए, जनरेशन्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, जनरेशन की डेट और किस जनरेशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी उसे आपको जो है वो याद करके जाना ही है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे मिलते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, थर्ड जनरेशन में जो हमारे यूज़ हुए थे वो कौन से हुए थे, तो एक SSI और MSI। SSI का फुल फॉर्म है स्मॉल सर्किट इंटरफेस या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, और मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है जी, ये आपके SSI और MSI में यूज हुए थे थर्ड जनरेशन के अंदर। ठीक है जी, अब यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा वो एग्जाम में कि भाई थर्ड जनरेशन के अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था कि ट्रांजिस्टर यूज हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। वहाँ आपका डायरेक्ट उठाकर पूछ लेगा कि भैया किस प्रकार का IC आपको देखने को मिला था थर्ड जनरेशन के अंदर। तो जो हमारी थर्ड जनरेशन थी उसमें हमें 2 प्रकार के IC देखने को मिले थे, एक तो स्मॉल सर्किट और एक मीडियम सर्किट। ठीक है जी, स्मॉल सिस्टम इंटरफेस और आपका मीडियम MSI, ये 2 प्रकार के आपको IC देखने को मिले थे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। और ये आपका जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट आपका इस तरीके का होता है। अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि तीनों जो हमारे 5 हमारी जनरेशन आ जाती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या आपके 4th जनरेशन या 5th जनरेशन, वहाँ आपके जो है वो किस क्या क्या देखने को मिला था। और मुझे यकीन है कि जो हम अगर ग्राफ्स या फिर वीडियोस के थ्रू आपको समझाते हैं या फिर फोटोज़ के थ्रू समझाते हैं तो उससे क्या होता है कि विजुअल इफेक्ट बनता है और हमें जो है वो याद करने में आसानी होती है। फर्स्ट जनरेशन की बात की जाए तो देखिए वैक्यूम ट्यूब का हमारा उसमें यूज़ हुआ था, कुछ इस तरीके की जो है हमारी वैक्यूम ट्यूब हमें देखने को मिलती है। सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ हुआ था, ट्रांजिस्टर का। याद करने का तरीका क्या है भैया, फर्स्ट में याद रखिए वैक्यूम ट्यूब आपकी यूज़ हुई थी। ठीक है जी, वैक्यूम ट्यूब। और सेकंड में क्या हुआ था कि ट्यूब का T ले लीजिए, तो ट्रांजिस्टर का यूज़ हमने क्या किया था अपनी सेकंड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर का यूज़ हमने किया था। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है थर्ड जनरेशन में, ट्रांजिस्टर के T को लीजिए और ऊपर से जो इसका इस प्रकार का ये डंडा होता है इसे हटाइए तो हमारा I बन जाता है। तो किसका यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट का हमारा थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ था। और कितने प्रकार के भाई, 2 प्रकार के, एक SSI और दूसरा MSI। ठीक है जी, SSI का मतलब क्या है कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट या फिर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है जी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन।
फोर्थ जनरेशन की बात की जाए तो VLSI मतलब कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड फिफ्थ जनरेशन में वेरी से ऊपर क्या हो जाएगा भैया, अल्ट्रा। तो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इन डिवाइसेस का उपयोग हमारा हुआ था। याद करने का क्या तरीका है, एक बारी मैं आपको दोबारा बता देता हूं, ठीक है जी। याद करने का हमारा क्या तरीका है, फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया था, VT का, ठीक है जी। फर्स्ट जनरेशन में VT का यूज किया था। VT का मतलब क्या है, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में T के ऊपर फोकस करना है, T से क्या बन जाएगा, ट्रांजिस्टर। T से क्या बन जाएगा भाई, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में हमने क्या करना है, T को हम लेकर आए थे तो हमने क्या करना है कि जो T का ऊपर का डंडा है इसे हटा देना है, क्या बन गया, I का मतलब क्या है भाई, इंटीग्रेटेड सर्किट। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और 5 में अल्ट्रा हो गया। तो ये हमारे जो है वो डिवाइसेस यूज हुई थी। शॉर्ट ट्रिक इसकी बहुत आसानी से हमने आपको बता दी, कंफ्यूजन मत होइएगा, वीडियो को एक बार दोबारा पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि सिलेक्ट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। यहां से भी दो क्वेश्चन हमें तो यही देखने को मिल गए पिछली बारी 939 में कि भाई लेडा अडा लवलेस कौन थी, प्रोग्रामर थी, और मोहम्मद मूसा अल ख्वाजरानी, इनकी जो है वो पूरा नाम हमें देखने को मिला। ये तो दो क्वेश्चन नाम से ढूंढ मिलकर आए थे। उसके साथ ही हमें इस प्रकार देखने को मिला कि भैया जो आपका डायग्राम होते हैं, जैसे कि आपका ये आपका पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है जी, दूसरा आपका ये आपका डायमंड बॉक्स हो गया, ये ओवल शेप हो गया, तो ये किस किस को डिनोट करते हैं। तो यहां से फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियो एक सेपरेट वीडियो इनके डायग्राम के ऊपर लेकर आएंगे काफी जल्दी, चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है जी। तो इनके क्वेश्चन के ऊपर चलते कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है सिलेक्ट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का आपका पर्पस और एल्गोरिथम का आखिरकार भाई पर्पस क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, ताकि हम जो प्रॉब्लम है उसको इजीली और कंप्लीटली तरीके से जो स्पेसिफाई कर सकें कि भाई आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। सपोज कीजिए हमें कोई प्रोग्राम बनाने, तो हम क्या करेंगे, उसका पहले रॉ स्ट्रक्चर बनाएंगे, किसके थ्रू, या तो एल्गोरिथम के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू, ठीक है जी। हम बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हमें पता लगे, हमारे पास एक रो खाका तैयार हो या फिर एक मैप हमारे पास तैयार हो कि हमें स्टेप बाय स्टेप किस वे में चलना है ताकि हमारा प्रोग्राम तैयार हो, ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं, एक बारी जान लेते हैं कि भाई एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में आखिरकार मेन फर्क क्या होता है, ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब हम एल्गोरिथम को बात जाने तो एल्गोरिथम इज अ प्रोसीजर ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम है हमारी, उसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है, ठीक है जी। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। अब सपोज कीजिए एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि भाई मुझे क्या करना है कि मुझे अपनी दुकान से जो है मुझे घर से जाना है और दुकान में दही लेकर, मुझे घर जो है वो दुकान से दही घर लेकर आनी है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले किस तरीके की मैं एल्गोरिथम या फिर प्रॉब्लम है मेरे सामने कि मुझे जाना और वापिस आना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो मैं वो तैयार होऊंगा या कपड़े वगैरह जो स्लीपर्स या शूज़ वगैरह है उन्हें डालूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि घर से रुपए लेकर आऊंगा। अगर मैं फ़ोन पे यूज़ करता हूं तो अपना फ़ोन साथ में उठा लूंगा, ठीक है जी। अगर मैं फ़ोन पे यूज़ नहीं करता हूं या डिजिटल पेमेंट में विश्वास नहीं करता हूं तो मैं वैलेट उठा लूंगा साथ में। उसके बाद अगर दुकान पास है तो मैं क्या करूंगा, भाई दुकान पास है तो मैं पैदल जाऊंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर दुकान फर्दर कुछ किलोमीटर्स हैं या एक से ज़्यादा दूर है दुकान, ठीक है जी, तो मैं क्या करूँगा वहाँ पर कि व्हीकल का उपयोग करूँगा, बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार का उपयोग मैं कर लूँगा, ठीक है जी। मैं शॉप में जाऊँगा, फिर उन्हें बोलूँगा कि यार सर मुझे दही दीजिए। उसके बाद मैं डिजिटल पेमेंट होगी तो डिजिटल करूँगा, अदरवाइज मैं जो है वो करेंसी का यूज़ कर लूँगा, ठीक है जी। उसके बाद मैं घर वापस आऊँगा और दही दे दूँगा। तो ये क्या होता है, प्रोसेस होता है कि मैंने कैसे उस दही को मैं लेकर आया। ये क्या होगा, एल्गोरिथम ये कहलाएगी किस किन 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 रिसोर्सेज का मैंने उपयोग किया, पेमेंट मैंने कैसे करी, डिजिटल करी कि नहीं करी, डिजिटल करी तो डिजिटल कौन से ऐप से मैंने यूज़ करा, फ़ोन पे करा, गूगल पे करा या पेटीएम करा, ठीक है जी। अगर मैंने करेंसी का यूज़ किया तो मैंने 200 का नोट दिया, 50 का नोट दिया या 100 का नोट दिया। तो इस तरीके से इसे कहा जाता है एल्गोरिथम। इसमें बेसिकली क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन हमें देखने को मिलती है। मैंने कौन कौन से स्टेप यूज़ किए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने अगर बेड पर हूँ तो मैं बेड से उतरा, मैंने अपने तैयार हुआ, स्लीपर्स वगैरह डाले। अगर मुझे लगता है कि शॉप पास में ही है तो मैं स्लीपर्स में चला गया। अगर दूर है तो मैंने शूज़ डाल लिए, ठीक है जी, अच्छे से तैयार हो गया। अभी चलो मार्केट की भी गेड़ी मारूंगा, वैलेट उठा लिया, फ़ोन उठा लिया। तो ये क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा उठा, वॉलेट
वैलेट वगैरह उठाया और सीधा नंगे पाँव बाहर चला गया, आधे रास्ते में जाके याद आता है भाई शूज़ भी डालने। मतलब क्या है कि स्टेप बाय स्टेप ओरिएंटेशन। एल्गोरिथम क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप। इसमें क्या होता है कि पहले एक स्टेप को फॉलो किया जाता है, उसके बाद दूसरे को, और इसमें स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, रूल्स को क्या है एल्गोरिथम में फॉलो किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इसी क्या होती है कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और अंडरस्टैंड करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। क्यों? कि सपोज कीजिए अगर एक कोई प्रोग्रामर है, वो किसी प्रोग्राम को बना रहा है और अगर हमारे सामने वो उसके एल्गोरिथम रख लेता है तो भैया हम तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार ये चीज़ क्या है। हमारे लिए तो क्या होगा वो, हमारे लिए तो वो क्या होगा कि भैया हाथ ना आए तो मुंह थोड़ी। ठीक है जी, मतलब कि हमारे हाथ में नहीं आया तो अंगूर खट्टे हैं भैया, ये बेकार चीज़ है। तो ये क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होती है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती है। इट इज़ कन्वेनियंट टू डीबग एरर्स। अब स्पेशली इसमें क्या होता है कि एल्गोरिथम होती है उसे इंग्लिश टेक्सचुअल बेस में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा? अब सपोज कीजिए मैंने हेलो लिखना है तो पहले मैं एच लिखूंगा। ठीक है जी, पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं करूंगा एच लिखूंगा, उसके बाद ई लिखूंगा, उसके बाद डबल एल लिखूंगा और लास्ट में लिखूंगा ए। तो इसे क्या है, अगर इसमें कहीं बग आ जाता है, सपोज कीजिए मैं एच ई डबल एल एल ओ की जगह एच ई डबल एल ए कर देता हूँ तो ये क्या हैला हो गया, तो हमें पता लग गया कि भैया इसमें एरर है। मतलब कि इसे डीबग करना आसान होता है क्योंकि ये टेक्सचुअल फॉर्म में लिखी जाती है और अल्फाबेटिकल फॉर्म में हमारी लिखी जाती है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? द सॉल्यूशन इज शोकेस्ड इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है भाई? इंग्लिश या टेक्सचुअल बेस्ड लैंग्वेज में इसके सॉल्यूशन जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या आ जाता है? तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाए कि इट इज समवट इजियर टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और कई बार क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उन्हें जो है वो सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है। दूसरी साइड अगर भाई फ्लो चार्ट भाई की बात की जाए तो ये क्या होता है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। क्या होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, इनमें इस तरीके से ग्राफ बनाए जाते हैं। या तो आपका रेक्टेंगल बना दिया जाएगा, ठीक है जी, डायमंड बॉक्स आपका बना दिया जाएगा, एरो का उपयोग हमने कर लिया इस तरीके से। ठीक है जी, इसके साथ साथ हमने और क्या कर लिया, इसके साथ साथ हमने जो है वो पैरेललोग्राम का यहाँ पर इस तरीके से उपयोग कर लिया। तो ये क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमने बना लिया। अगर आपको देखिए कहीं भी आपको एग्जाम में, बुक में, कहीं भी इस तरीके के अगर आपको डायग्राम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी, इस तरीके के आपको डायग्राम दिए, क्या होता है? हमारा रेक्टेंगल बॉक्स हो गया, उसके बाद इस तरीके से ये क्या हमारा डिसीजन बॉक्स हो गया। इस तरीके से अगर आपको डायग्राम मिलेंगे तो ये हमारा होगा फ्लो चार्ट। अगर आपका दिया बैकग्राउंड फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपने याद रखना है कि फिजिक्स में हम लैब्स में जाया करते थे, और जो हम लैब्स में जाया करते थे तो वहाँ पर हमें जो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम्स लिखनी होती थी। ठीक है जी, फ्लो चार्ट के अंदर हम इसके अंदर लिखा करते थे और जो एल्गोरिथम होती थी उन्हें हम इस पैराग्राफ की फॉर्म में लाइन बाय लाइन लिखा करते थे। तो ये फर्क होता है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। अब फ्लो चार्ट को एक बार और देख लेते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट इसके क्या क्या आते हैं। ठीक है जी, द प्रोसेस इज शोन इन ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेशन डायग्राम। ठीक है जी, ब्लॉक बाय ब्लॉक में देखे जाते हैं, इस तरीके का एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर हम स्टेटमेंट लिख देंगे, फिर इस तरीके का ये बनेगा, इसके अंदर हम डिसीजन दे देंगे कि क्या प्रोसेस आया, इनपुट क्या ही आउटपुट क्या ही, उसके लिए ओवल का उपयोग किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि डायग्राम्स का उपयोग किया जाता है और उसके अंदर जो है वो स्टेटमेंट्स लिखी जाती है या फिर वैल्यूज लिखी जाती हैं। ठीक है जी, इट इज़ हार्ड टू डीबग एरर। एरर को डीबग करना काफ़ी ज़्यादा इसमें मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डायग्राम का उपयोग किया जाएगा तो इजीली पता नहीं लगता है मशीन को कि भैया गलती कहाँ है। द सॉल्यूशन इज शोकेस्ड इन अ पिक्टोरियल फॉर्मेट। जो इसका सॉल्यूशन होता है पिक्टोरियल फॉर्मेट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि पहले आपका इस तरीके से ओवल आएगा, फिर आपकी डायरेक्शन देगा, यहाँ पर आपका इनपुट आउटपुट आएगा ओवल के अंदर, यहाँ पे आपकी जो है वो प्रॉब्लम या फिर प्रोसेसिंग या फिर प्रोग्राम आएगा, उसके बाद दोबारा एरर आएगा और यहाँ पे आपकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है जी, कंडीशन या फिर डिसीजन आपका आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी, यस और नो आ जाएगा, उसके बाद दोबारा आपका इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है कि एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपकी बन जाती है किसमें भाई? फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद इट इज़ हार्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। अगर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी इसका चार्ट बनेगा या पिक्टोरियल अरेंजमेंट बनेगी। तो इसे जो होता है वो सॉल्व, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब क्वेश्चन कहाँ से बने थे? क्वेश्चन ये बने थे कि एडा लवलेज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड डॉटर ऑफ द पोएट लॉर्ड ब्रायन। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि हु इज़ द मदर ऑफ एल्गोरिथम। जो हमारी मदर ऑफ एल्गोरिथम है वो कौन है? तो ये लेडी एडा लवलेज हैं। ये हमारी जो मैडम हैं इन्हें कहा जाता है लेडी एडा लवलेज। इनका नाम लेडी एडा लवलेज है। तो ये हमारी जो है वो एल्गोरिथम की मदर थी और इन्हें ही द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर भी जो है वो इन्हें कहा जाता है। तो शी वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर। अगर फादर की बात की जाए तो मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वाजरानी, ये हमारे जो हैं वो फादर ऑफ एल्गोरिथम हैं और ही इज़
ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अलजेब्रा। जो ये हैं मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरानी, इन्हें जो है वो अलजेब्रा का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि अलजेब्रा नाम और अलजेब्रा की जितनी भी थ्योरी है, अलजेब्रा जो मैथमेटिशियन में यूज़ होता है, वो भी जो है वो इन्होंने ही दिया था। तो इस बारी ये ना पूछ के कि हु इज़ द फादर ऑफ एल्गोरिथम, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि जो मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरानी हैं उन्होंने और क्या इन्वेंट किया था। तो याद रखिए कि अलजेब्रा की फाउंडर भी जो है वो यही थे, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरामी। लास्ट ईयर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इस बार ये पूछ सकते हैं कि हु इज़ द मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वाजरानी ने क्या इन्वेंट किया था। तो इन्हें फादर ऑफ एल्गोरिथम कहा जाता है और ही इज ऑल्सो द फादर ऑफ अलजेब्रा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंप्यूटर इज, समय जब कंप्यूटर किसी जॉब को तैयार कर रहा हो या कर रहा हो उसे क्या कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि एग्जीक्यूशन टाइम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि द टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रिपेयर्ड बाय अ कंप्यूटर इज टर्म एज एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब क्या होता है कि जिस समय में कोई कार्य हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है जी, प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है कंप्यूटर के द्वारा, तो ये कहा उसे क्या कहा जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि विच कंप्यूटर पार्ट इज नोन एज द वेटिंग एरिया। ठीक है जी, वेटिंग एरिया को कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है, वेटिंग एरिया ऑफ सीपीयू। ठीक है जी, वेटिंग एरिया ऑफ सीपीयू किसे कहा जाता है, सीपीयू का वेटिंग एरिया किसे कहा जाता है। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर याद है या क्वेश्चन का आंसर जानते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कीजिए कि विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर और सीपीयू इज नोन एज द वेटिंग एरिया ऑफ सीपीयू। ठीक है जी, तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि सिलेक्ट द एमर्जिंग ब्रांच इन अ कंप्यूटर साइंस विच एक्सप्लेन द वे एंड प्रोसीजर ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स थिंक लाइक ए ह्यूमन बीइंग। कंप्यूटर की उस ब्रांच को क्या कहते हैं जिसमें कि कंप्यूटर एक मनुष्य की तरह सोच सकता है और कार्य कर सकता है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा एआई, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए कि जो एआई है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसका कॉन्सेप्ट हमें कौन सी जनरेशन में कंप्यूटर की देखने को मिला है। ठीक है जी, उसका हमें कौन सी जनरेशन में जो है वो देखने को मिला है। ठीक है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहा जाता है, ऑनलाइन मेथड टू सेव आवर फाइल्स। ऑनलाइन मेथड होता है ताकि हम अपनी फाइल्स को सेव कर सकें, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम अपने जो फ़ोन का स्पेस होता है, फिजिकल स्पेस होता है, उसे हम बचा सकें। ठीक है जी, उसे कहा क्या जाता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग का एक बेनिफिट क्या होता है कि सपोज कीजिए हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन अपने डाटा को स्टोर कर देते हैं। ठीक है जी, ऑनलाइन ड्राइव में अपने डाटा को सब स्टोर कर देते हैं। अब सपोज कीजिए हमारा हार्डवेयर है या हमारी डिवाइस है, कल को ख़राब हो जाती है, गुम हो जाती है, या फिर किसी कारणवश वो चलना बंद कर देती है, उसमें बग आ जाता है, वायरस आ जाता है, तो इसके थ्रू क्या होता है, हमारा जो डाटा होता है वो प्रोटेक्ट होता है और इसे हम किसी अन्य फर्दर डिवाइस से एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड हम फैच कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए हमने क्लाउड या फिर गूगल ड्राइव में अपना डाटा स्टोर करके रखा है, तो हमें अपना फ़ोन 24 घंटे साथ रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें अपनी गूगल ड्राइव का आईडी और पासवर्ड याद है तो हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक अनदर प्लेस पर जाकर किसी अनदर डिवाइस से भी हम अपने डाटा को फैच कर सकते हैं। तो ये होती है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है जी, क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा कि जो एआई है आपकी वो कौन सी जनरेशन में उपयोग हुई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, और इसके साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन और पूछा है कि विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज द वेटिंग एरिया ऑफ सीपीयू। सीपीयू का वेटिंग एरिया क्या कहा जाता है। इन दोनों क्वेश्चन के आप मुझे कमेंट करके आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि वाई स्पूलिंग हेल्प्स। जो स्पूलिंग होता है आपका वो कब हेल्प की जाती है। ठीक है जी, तो वाइल प्रिंटिंग व्हेन कंप्यूटर्स रिलीज टू डू अदर थिंग्स, जॉब्स गो मोर स्मूथली विद लेस स्टॉप, प्रिंटिंग इज अ मोर सिक्योर मेथड ऑफ एक्सेसिंग डाटा एंड नन ऑफ द अबव। ऐसे क्वेश्चन जो हैं मैं बता रहा हूँ आपको देखने को मिले हैं। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये बाद में स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, कॉन्सेप्ट्स को नहीं लगाते, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करते एग्जाम में, हड़बड़ाहट में जो है वो एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है और वहाँ पर बोलते हैं कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ थे, सिलेबस से परे थे। डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप 939 और पोस्ट कोड 1000 का पेपर देखो तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि वाइल प्रिंटिंग व्हेन कंप्यूटर रिलीज टू डू अदर थिंग्स। तो स्पूलिंग क्या हेल्प करती है, सपोज कीजिए सिंपल मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक
आपने बुक को आपने क्या करना है, फोटोस्टेट करना है। उस बुक में सपोज कीजिए आपके 50 से 60 पेजेस हैं, तो वहाँ पर आपकी स्पूलिंग हेल्प करेगी। ठीक है जी। अगर आपका जो है वो कंप्यूटर उसी प्रोसेस में बिजी हो गया कि यार इस 50 पेज की आपकी जो है वो बुक है और मैं इसी को प्रिंट करने लग जाता हूँ, तो वो बाकी काम कैसे करेगा, तो वहाँ पर स्पूलिंग मेथड का उपयोग किया जाता है ताकि जो है वो लाइन बाई लाइन उन पेजेस को जो है वो प्रिंट किया जाए और कंप्यूटर जो है वो बाकी कार्य करने के लिए फ्री रहे। दूसरा होता है आपका स्निफर या स्निफिंग। उसमें क्या कहा जाता है कि स्निपिंग हमारी जो होती है, जो ये होती है हमारी वायरस या फिर मालवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर ही क्या हमारी की जाती है। इट इज़ अ ऑनलाइन हैकिंग मेथड। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें जो है वो हम जो भी कार्य कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, सपोज कीजिए मैं इंटरनेट के ऊपर ब्राउजिंग कर रहा हूँ, तो हमारे जो है वो आईपी पैकेट्स, जो इंटरनेट पैकेट्स होता है, उनके ऊपर नज़र रखी जाती है स्निफर्स के द्वारा, ताकि वो हमारे आईपी एड्रेस को हैक करके इन्फॉर्मेशन को हैक कर दे। डीएनएस स्पूफिंग होती है, डोमेन नेम स्पूफिंग होती है। ईमेल स्पूफिंग का भी कई बारी ईमेल स्निफिंग भी होती है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि ईमेल्स के ऊपर जो नज़र रखी जाती है। हालांकि हम जो है वो मिडिल क्लास सोसाइटी लोग हैं, तो इतना हमारे ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि आपकी नासा होगी, इसरो होगी, डीआरडीओ होगी, आपकी डीआरडीओ होगी, ठीक है जी, आईआरसीटी की वेबसाइट होगी आपकी, इनके ऊपर जो है वो स्निफर्स का हमला हमेशा रहता है। वो ताक में रहते हैं कि कब वो इन्फॉर्मेशन को लीक करें, ठीक है जी, और उसके बदले वो फिरौती मांगे या उसे रैंसम करें, जिसे कि रैंसमवेयर भी हमारा कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को ऊपर चलते हैं कि रनिंग प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट बाय। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखो तो इस क्वेश्चन को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और अगर एग्जाम को टफ बनाना हो, इस चिंदी से क्वेश्चन से टफ बनाना हो, क्यों? क्योंकि देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है। विद इन 2 सेकेंड आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो विद उसके ऑप्शंस। ठीक है जी। पूरी स्टेटमेंट को पढ़ सकते हो, पूरे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड के ऊपर पढ़ लोगे। रनिंग प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट बाय, ये आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, परंतु इतने से स्टेटमेंट ने जो है वो क्वेश्चन को टफ बना दिया। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डिवाइस। इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हमारे रनिंग प्रोसेस होते हैं उन्हें किसके द्वारा इंटरप्ट नहीं किया जाता है, तो डिवाइस के थ्रू उन्हें इंटरप्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है जी। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, देखने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। कॉन्सेप्ट जिसके मैं दोबारा बोल रहा हूँ क्लियर होंगे, वो इस क्वेश्चन को इजीली डील आउट कर लेगा। और ऐसे ही वन लाइनर्स के जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न रहा है पिछले 2 एग्जाम में। एक बारी दोबारा उन एग्जाम पेपर को उठाकर देख लीजिए भाई, जहाँ से पढ़ रहे हो। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, सिलेबस हमारा लिमिटेड है, टाइम ड्यूरेशन एग्जाम की लिमिटेड है, और जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो 200 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। अगर दिमाग लगाइए, अगर वहाँ पर स्टेटमेंट वाइज इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट के क्वेश्चन दे दिए तो वो भी अनफेयर होगा, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। उन्होंने किस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं? सिंगल लाइन के क्वेश्चन दिए, वन लाइनर टाइप, ताकि जो है वो स्टूडेंट अटेम्प्ट भी कर ले, और काफ़ी ज़्यादा टफ क्वेश्चन भी नहीं रखे जाते, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रखे जाते। इसका कॉन्सेप्ट सही है, थोड़ा बहुत वहाँ पर कॉमन सेंस का उपयोग कर लिया तो वो जो है वो पेपर को फाड़ कर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो इसका हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो रनिंग प्रोसेस होता है वो डिवाइस से या फिर डिवाइस से इंटरप्ट नहीं होता, परंतु बाकी प्रोसेस से कैसे इंटरप्ट हो जाता है। सपोज कीजिए पहला है आपका डिवाइस। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए आपने कोई, आप किसी काम को कर रहे हो, आप पीपीटी बना रहे हो या आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है जी। तो उसमें आप क्या करते हो कि आप किसी, मैं सपोज कीजिए आप वीडियो अपने कंप्यूटर में देख रहे हो। ठीक है जी। तो आप क्या करते हो कि चलती वीडियो के बीच में से अपने कीबोर्ड को जो है वो सीपीयू से डिस्कनेक्ट कर देते हो। तो क्या भाई उस वीडियो के ऊपर फर्क पड़ेगा उसका? बताइए आप मुझे, क्या उस वीडियो के ऊपर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार अगर आपने कीबोर्ड निकाल दिया तो वीडियो के ऊपर क्या ही फर्क पड़ेगा? वीडियो के ऊपर तो फर्क कब पड़ेगा? या तो फिर टाइमर इंटरप्ट हो जाएगा। मतलब कि आपने 10 सेकंड का टाइमर लगाया है कि भाई 10 सेकंड बाद वीडियो पॉज हो जाए, तो अगर वो टाइमर खत्म हो गया तब आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। पावर फेलियर, मतलब कि अगर एकदम ही पावर चल जाती है, से आपके पास यूपीएस नहीं है, मतलब कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आपके पास नहीं है, तो आपका जो है वो सिस्टम बंद हो जाएगा, वीडियो चलनी बंद हो जाएगी। और शेड्यूल प्रोसेस, मतलब कि अगर आपने कोई प्रोसेस शेड्यूल करके रखा है कि भैया मुझे इतने मिनट तक वीडियो देखनी है, इसके बाद मेरा जो कंप्यूटर है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, तो आपका तब वीडियो चलनी बंद हो जाएगी। अब अगर आप चलती वीडियो के बीच में माउस लगा दोगे, माउस हटा दोगे, प्रिंटर लगा दोगे, प्रिंटर हटा दोगे, तो वीडियो के ऊपर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टास्क बार में सिंपल एक नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी कि भैया दिस फर्दर डिवाइस इज अटैच्ड टू योर डिवाइस। बस। तो इस क्वेश्चन का मतलब यही था कि रनिंग प्रोसेस डज नॉट इंटरप्ट बाय, चलते हुए प्रोसेस को क्या इंटरप्शन नहीं देता है, तो आपकी डिवाइस जो है वो इंटरप्शन नहीं देती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट अ वर्चुअल मेमोरी मिस इज कॉल्ड।
जिस प्रकार आपकी कैश मिस और कैश हिट होती है उसी प्रकार आपकी वर्चुअल मिस भी होती है। ठीक है जी, वर्चुअल मिस जो आपकी हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है पेज फॉल्ट। डायरेक्ट अब यह क्वेश्चन कहाँ बनता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता हो कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ काम करती है, वर्चुअल मेमोरी किस के ऊपर काम करेगी और किसके बीच काम करेगी, तो आप भैया इस क्वेश्चन को चुटकियों में हल सॉल्व कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। वर्चुअल मेमोरी, देखिए दिमाग लगाई कि वर्चुअल मेमोरी कहाँ होती है, वर्चुअल मेमोरी कब काम करेगी। सपोज कीजिए हम कोई ऐसे प्रोसेस को कर रहे हैं, किसी ऐसी एप्लीकेशन या प्रोग्राम को चला रहे हैं जो हमारी रैम से बड़ा हो, हमारी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी से बड़ा हो, ठीक है जी, रैम से बड़ा हो, वोलेटाइल मेमोरी से बड़ा हो। तो उसमें क्या करेगा वो प्रोग्राम, क्या करेगा कि वो प्रोग्राम हमारी सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से स्पेस थोड़ा उधार कर लेगा कि भाई मुझे स्पेस थोड़ा उधार दे दो ताकि मैं जो है वो इस प्रोग्राम को पूरा कर सकूं। और जब ये मेरा प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा भाई, मैं आपको वो स्पेस वापस कर दूंगा। ठीक है जी, आप अपना स्पेस वापस रख लेना। तो वो होता है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, जब क्या किया जाता है, जब किसी बड़े प्रोसेस को करने के लिए, कोई ऐसा प्रोसेस जो हमारी रैम से बड़ा हो, उस प्रोसेस को करने के लिए जब वर्चुअल मेमोरी जो क्या करती है, जो हमारी रैम करती है, वो हार्ड डिस्क से यानी कि हमारी सेकेंडरी मेमोरी से स्पेस भीख मांग के उधार लेती है, तो उसे कहा जाता है वर्चुअल मेमोरी, मतलब आभासी मेमोरी, ताकि हमारी वो रैम का साइज बढ़ जाए और हमारी रैम जो है वो बड़ी हो जाए उस प्रोसेस को करने के लिए। अब ये तो हमारी क्या हो गया, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर वर्चुअल मेमोरी कहाँ यूज़ होती है, रैम में यूज़ होती है। और अगर रैम में कोई हमारा कार्य नहीं हो रहा है या अब सपोज कीजिए हम किसी पेज को देख रहे हैं या हमारा कोई कॉन्सेप्ट है वो हमारा रैम में नहीं हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पेज फॉल्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को लड़ाकर आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है जी, आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पेज फॉल्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कैश मिस और कैश हिट, या फिर हिट लेटेंसी और फिर मिस लेटेंसी के ऊपर। ठीक है जी, तो अगर मेमोरी हायरार्की की हमारी बात की जाए तो सबसे पहले हमारी मेमोरी कौन सी आती है, रजिस्टर आती है। उसके बाद क्या आती है, कैश मेमोरी आती है। ठीक है जी, जब कैश मेमोरी के अंदर हमारा डाटा हमें नहीं मिलता है तो उसे कैश मिस कहा जाता है। परंतु अगर हमें कैश मेमोरी के अंदर डाटा मिल जाता है तो उसे कैश हिट कहा जाता है। ठीक है जी, और अगर हमारा सपोज कीजिए कैश मेमोरी के अंदर डाटा नहीं मिला, तो जितना समय हमने उस कैश मेमोरी के अंदर डाटा को मिलने में लगाया और हमें वो डाटा नहीं मिला, उसे कहा जाएगा कैश हिट लेटेंसी, कैश मिस लेटेंसी। ठीक है जी, कैश मिस लेटेंसी। और अगर हमें वो डाटा कैश मेमोरी के अंदर मिल गया तो उस समय को क्या कहा जाएगा, हिट लेटेंसी। ठीक है जी, ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे, एक वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट था और एक कैश हिट कैश मिस का हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है जी, वर्चुअल मेमोरी के बारे में हम दोबारा थोड़ा और एक्सप्लेनेशन से कर देते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज अ टेक्निक दैट अलाउज द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस दैट may नॉट बी कंप्लीटेड इन द मेमोरी। ठीक है जी, अब सपोज कीजिए कि मैं आपको वही बात दोबारा रिपीट करूंगा कि वही आपका बड़ा प्रोसेस है। सपोज कीजिए भाई आपके जो कंप्यूटर है या आपके कंप्यूटर की या आपके फ़ोन की जो रैम है वो आपकी कितनी जीबी रैम है। अब कंप्यूटर की आपकी सपोज कीजिए 2 GB टोटल आपके कंप्यूटर या फ़ोन की रैम है, और आप हो भैया पबजी के शौकीन खिलाड़ी, प्रो खिलाड़ी। आपने क्या करा कि पबजी हमारी डाउनलोड कर दी, तो पबजी भैया खुद ही 2 GB की आपकी पबजी है। ठीक है जी, और 2 GB की आपकी रैम है। और रैम में ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने पबजी के लिए स्पेशल फ़ोन रखा है, आप उन फ़ोन का उपयोग, फ़ोन में वीडियोस भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं, सॉन्ग्स भी हैं। ठीक है जी, तो अब 2 GB, अब ऐसा तो होगा नहीं कि यार आपकी जो रैम में है वो पबजी ना चले। ठीक है जी, आपकी जो है वो सिस्टम में पबजी ना चले, तो उस टाइम क्या करेगा, जब आप पबजी को चलाओगे तो वो क्या करेगा, आपकी हार्ड डिस्क से, सेकेंडरी डिवाइस से, या फिर आपकी जो भी सेकेंडरी डिवाइस आपके सिस्टम के साथ अटैच है उससे थोड़ा स्पेस उधार ले लेगा ताकि अपने आप को रैम बड़ा दिखा सके कि भाई पबजी अब देखता हूं तू मेरे अंदर कैसे नहीं चलती है। तो ये हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या होता है कि वन मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम इज दैट द प्रोग्राम कैन बी लार्जर देन द फिजिकल मेमोरी। तो ऐसे प्रोग्राम जो कि हमारी फिजिकल मेमोरी से लार्ज होते हैं वो भी हमारे रन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो होता है वो हार्ड डिस्क से हमने स्पेस ले लिया, हमारे पास जो हमारी हमारा जो है वो बैकग्राउंड है उससे हमने जो है हमारा बैक से हमने अपना स्पेस बोरो कर लिया और हमने खुद को बड़ा दिखा दिया। ठीक है जी, ये हमारी जो होती है वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। एक तरीके से और देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जब हमारा लेस डाटा होता है, सपोज कीजिए कि हम कोई प्रोग्राम रैम में कर रहे हैं और उसका डाटा काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं कि रैम से कोई भी डाटा नहीं लेते हैं, वर्चुअल मेमोरी से कोई भी डाटा नहीं लेते हैं। परंतु जब हमारा कोई हार्ड या फिर हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम रन करता है रैम में, तो हम वर्चुअल मेमोरी से उस स्पेस को या फिर हार्ड डिस्क से क्या करते हैं, कोई स्पेस बोरो कर लेते हैं, जो कि हमारा वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट कहलाता है।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम चलते हैं अपने कि अ प्रोसेस इज कॉपाइड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में कुछ कॉपी करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डिमांड पेजिंग इसका आंसर सही हो जाएगा। तो उसे क्या कहा जाता है भाई, उसे जो है हमारा वो डिमांड पेजिंग उसे कहा जाता है। ठीक है जी। अ प्रोसेस ऑफ कॉपाइड इनटू द मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी। अगर हम सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में कुछ कॉपी करते हैं तो उसे डिमांड पेजिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम भैया किसी स्पेसिफिक पेज को ही कॉपी करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि भैया अगर मुझे कोई ऐसी फाइल है जो 100 पेजेस की फाइल है, और ऐसा तो है नहीं कि मुझे 100 पेज की, अगर मुझे पेज नंबर 11 को कॉपी करना है तो मैं उस पूरी 100 पेज को ही कॉपी कर दूंगा। नहीं, मैं पेज नंबर 11 को ही कॉपी करूंगा। तो उसे क्या कहा जाता है कि मैं एक डिमांड कर रहा हूं कि भैया मुझे पेज नंबर 11 दो, मुझे वही चाहिए। तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे डिमांड पेजिंग कहा जाएगा। ठीक है जी। क्या मतलब कि अगर हम मेन मेमोरी में कुछ चीज़ कॉपी करते हैं सेकेंडरी मेमोरी से तो उसे क्या कहा जाता है, डिमांड पेजिंग। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, ऑप्टिकल डिस्क भी हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क भी हो सकती है। अगर उससे हम रैम में कुछ कॉपी कर रहे हैं तो उसे डिमांड पेजिंग कहा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि काउ स्टैंड फॉर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 1000 बार मैं आपको बोल चुका हूँ, वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं देखी तो भैया एक बार जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। तो काउ को क्या कहा जाता है, काउ का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। काउ मतलब गाय नहीं, यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज में काउ का मतलब होगा भैया कॉपी ओवर राइट। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि कॉपी ओवर राइट इसका जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है जी, कॉपी ओवर राइट। LRU स्टैंड्स फॉर, LRU की फुल फॉर्म क्या होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश मेमोरी के जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको जो है वो LRU मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है जी, लीस्ट रिसेंटली यूज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि हाउ मेनी हाइपर लिंक्स कैन बी देयर इन अ वर्कशीट। देखिए, नंबर और रोज की काउंटिंग की बात जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। नए क्वेश्चंस को वो डालेंगे और डायरेक्ट वे में डालेंगे क्वेश्चन पेपर को उठा के, क्योंकि हर एक आदमी क्या याद कर रहा है भैया, नंबर ऑफ रोज कितनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, लास्ट कॉलम और लास्ट रो कौन सी होती है, याद करके चले जाओ, एक्सेल पूरा हो गया। टोटल हाइपरलिंक आप एक वर्कशीट में कितने ऐड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 65,530 हाइपरलिंक्स जो हैं हम वो एक वर्कशीट के अंदर दे सकते हैं। कितने? 65,530 यानी कि 65,530। ठीक है जी। कमेंट बॉक्स में मुझे आप ये बताइए कि टोटल नंबर बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट जो है वो हमारे वर्कबुक में हम रखते हैं, कि हम जब हम स्क्रीन को खोलते हैं एक्सेल की तो उसमें बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट हमारी होती है। पोस्ट कोड 1000 में ये क्वेश्चन देखने को मिला है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू ऐड न्यू वर्कशीट। पोस्ट कोड 1000 में ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, सीरीज में क्वेश्चन लगे हुए थे कि ऐसी कौन सी शॉर्टकट की है जो आपकी यूज़ की जाती है अगर हमें कोई और वर्कशीट ऐड करनी हो। तो इसकी ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग किए क्या किया जाएगा, किस लिए किया जाएगा। कोई अगर हमें कोई और वर्कशीट ऐड करनी, याद करने का तरीका क्या है भैया, F11 को देखिए, F11 का मतलब क्या है, 1+1, एक तो पहले से ही ऐड है और एक और हमें ऐड करनी है, तो मतलब एक ये पहले से ऐड है और एक 1 को हमने एक और ऐड करना है। तो शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट दबा के F11। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होता है बदलना, पलटना। तो बदलेंगे कब बदलेंगे हम, तब भैया जो हम दूसरे को ऐड करेंगे तो हम पेज पलट देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए कि हमने पेज पलटा। पेज हम कब पलटेंगे, पेज हम कब बदलेंगे, जब हमारे पास दूसरा पेज होगा। तो शिफ्ट किया हमने किसको, F से हमने किसको शिफ्ट किया, F पहला पेज था और दूसरे पेज को शिफ्ट कर दिया, मतलब कि F11 से शिफ्ट किसको किया हमने, पहले पेज को शिफ्ट किया किससे, दूसरे पेज से। तो ऐसे याद रखिए कि शिफ्ट किए किसको किया, पहले पेज को दूसरे पेज से शिफ्ट किया। तो शिफ्ट प्लस F11 इसका जो है वो सही आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए, इतने ईजीएस्ट वे में आपको यहाँ पे समझाया जा रहा है। भैया वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हमें भी जो है वो मोटिवेशन मिले, ताकि और हम और अच्छे तरीके से कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर हमें टोटल कितने प्रकार के कॉलम्स देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 16,384 कॉलम हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि 16 4 इस प्रकार के हमें जो है वो
क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। ठीक है जी, तो कितने हमें कॉलम टोटल देखने को मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 16,384 हमें जो है वो कॉलम देखने को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कॉलम विड्थ इन अ वर्कशीट। एक वर्कशीट के अंदर कॉलम की विड्थ हमारी कितनी होती है। ठीक है जी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 255 कैरेक्टर। जो हमारा इस प्रकार का एक सेल होता है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ अ वर्कशीट, किसी वर्कशीट की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल। तो एक सेल के अंदर हम भैया कितने कैरेक्टर्स दे सकते हैं, तो 255 कैरेक्टर जो है हम एक सेल के अंदर दे सकते हैं। ठीक है जी, 256 मत कीजिएगा, ऑप्शन आपको यही ऑप्शन देखने को मिलेंगे, 26, 128, 255 और 256। डिट्टो यही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हिट किस पे कीजिएगा, 255 पे। 255 कैरेक्टर्स हम एक स्पेसिफिक सेल के अंदर, कॉलम के अंदर, ठीक है जी, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है जी, एक स्पेसिफिक सेल या फिर कॉलम के अंदर हम जो है वो 255 कैरेक्टर्स को जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस थे। इसमें हमने जो है वो कुछ एक्सप्लेनेशन को भी ऐड किया था। ठीक है जी, वीडियोस में इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं लेकर आए क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है, लंबी हो जाती है। परंतु अगर आपको ये चाहिए कि क्वालिटी के ऊपर काम किया जाए विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ठीक है जी, हमारा बिलीव यह रहता है कि हम ईजी वे में आपको बताएं। लास्ट वीडियो आप चेक कीजिएगा जहां पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आपको बताया है मॉक टेस्ट के अंदर। आई गारंटेड इससे ईजी एक्सप्लेनेशन आपको पूरी यूट्यूब हिस्ट्री में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको मिल गई तो भैया अपना चैनल जो है वो मुझे अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। ठीक है जी, प्ले लिस्ट के अंदर वो वीडियो डाली गई है, उस वीडियो को एक बार देखिएगा। जितनी भी वीडियोस एमसीक्यू की डाली गई हैं मॉक टेस्ट की, उन सभी वीडियोस को देखिएगा। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दिन काफ़ी देखिए कम बच गए हैं, दिन गिनना शुरू मत कीजिए, देखिए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया 4 तारीख तक, इस महीने की 4 तारीख तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। रेस्ट ऑफ द 1 मंथ में मॉक टेस्ट दीजिए और मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिपीटेशन जो है वो आप रिवीजन को दीजिए। ठीक है जी, ताकि एग्जाम में आप जब बैठो तो चाहे एग्जामिनेशन फीवर आपके सामने हो जाए, वो आपके ऊपर हावी ना हो सके और आप जो है वो इस एग्जाम को क्रैक कर सके। और एक प्रण लीजिए कि इस बारी हम जो है वो JOA 965 को क्रैक कर ही डालेंगे। ठीक है जी, कुछ भी करके हमने इस साल जो है वो सिलेक्शन लेना है और नेक्स्ट ईयर से हम नेक्स्ट किसी फर्दर टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चले और आप जो है वो फुल्ली मोटिवेटेड रहें। ठीक है जी, मोटिवेशन या फिर अगर कोई भटकाव आपके प्रिपरेशन के दौरान आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में वो भी कीजिए ताकि हम सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आएँ। ठीक है जी, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू देयर। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत और जय हिमाचल।